नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करना चाह रहे हैं शीत युद्ध के दौर के भाग 3 के बारे में। आप सब जानते हैं कि समकालीन विश्व में राजनीति किताब के पहले अध्याय के 2 वीडियो हम आप तक पहुंचा चुके हैं। आज हम तीसरे और अंतिम वीडियो के बारे में चर्चा करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। आप जानते हैं कि समकालीन विश्व की राजनीति भी 40 अंक की है और इसमें अब तक हमने शीत युद्ध क्या है उसके बारे में डिटेल में चर्चा की है। आज हम बात करना चाहेंगे, जो कि आप लोगों को थंबनेल में दिखाई दे रहा है स्पष्ट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में कि शीत युद्ध के दौरान जब विश्व 2 गुटों में विभाजित हो गया, उस समय विश्व के कुछ नवस्वतंत्र देश थे जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति का सूत्रपात किया। बहुत डिटेल में बात करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, गुटनिरपेक्षता की नीति का शुभारंभ कैसे हुआ और क्या इसका मूल उद्देश्य था, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में। नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ी हुई है। उसके बारे में भी हम आप लोगों से चर्चा करेंगे कि यह नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है, इसका उद्देश्य क्या था। उसके बाद हम बात करेंगे भारत और शीत युद्ध के बारे में, यानी कि शीत युद्ध के दौरान भारत की भूमिका किस प्रकार की थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। बड़े अच्छे प्रश्न यहां से बनेंगे और हम आपको बताएंगे कि क्या प्रश्न बन सकते हैं। अंतिम टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण संधियां। छोटे छोटे प्रश्न यदि पूछे जाएंगे तो इन संधियों में से पूछे जा सकते हैं। इस अध्याय को शुरू करने से पहले, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। तो यहां से जो प्रश्न बनने वाले हैं उसमें पहला प्रश्न तो आपसे यह पूछा जाएगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ और इसके संस्थापक सदस्य कौन से थे। एक तो बनेगा यह प्रश्न। उसके बाद हम पहले बात करेंगे भारत और शीत युद्ध के बारे में, अर्थात यहां से प्रश्न बनेगा शीत युद्ध में भारत की भूमिका को स्पष्ट करते हुए भारत द्वारा अपनाई गई गुटनिरपेक्षता की नीति के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। अर्थात भारत ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, उस नीति से भारत को क्या फायदे हुए और भारत को क्या नुकसान हुए, उसकी आलोचना किस प्रकार से की जाती है, उसके बारे में एक प्रश्न पूछा जाएगा। अंत में नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या थी, कब इसका सम्मेलन हुआ और उसका शीर्षक क्या था, और इसमें मुख्यतः 4 जो सुधार की बात की गई थी, वो 4 सुधार क्या थे, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अंत में महत्वपूर्ण संधियों के बारे में बात करेंगे। इन संधियों, ये संधि कब हुई, किस किस के बीच में हुई और कब प्रभावी हुई, ऐसे प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। चूंकि ये किताब शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कह चुका हूं कि ये अंतरराष्ट्रीय बातें हैं, अर्थात कुछ नई बातें हैं, आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो तसल्ली से वीडियो को अंत तक देखें। ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होंगे। और आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कक्षा 12th और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक इसे अवश्य पहुंचाएं। इस प्रकार की हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। आइए प्रवेश करते हैं इस अध्याय के अंदर। गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन। आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व 2 गुटों में विभाजित हो चुका था, अर्थात एक पश्चिमी गुट, एक पूर्वी गुट। एक का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था और एक का नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था। ये दोनों गुट चाहते थे कि अधिक से अधिक देश इनके गुट में शामिल हो और इनकी जो सैनिक संधियां थी, नाटो और वार्सा पैक्ट के सदस्य बने, ताकि इनकी विचारधारा का महत्व बढ़े और यह साबित हो जाए कि कौन सी विचारधारा की जीत हो रही है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में विश्व के कुछ नव स्वतंत्र देश थे, विशेष रूप से लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के जो देश थे, जो नए नए आजाद हुए थे, जो अल्प विकसित देश थे, जो गरीब देश थे, जो कभी न कभी किसी न किसी देश के उपनिवेश रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे बहुत से देश नव स्वतंत्र हुए, आजाद हुए। ये नव स्वतंत्र देश किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। अतः इन देशों ने मिलकर जिस नीति का सूत्रपात किया, जिस आंदोलन को प्रारंभ किया, उसे ही हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 गुटों में बढ़ चुका था, एक पूंजीवादी गुट और दूसरा समाजवादी गुट। विश्व के पश्चिमी यूरोप
के देश अधिकांशतः पश्चिमी देश जो पूंजीवादी गुट में शामिल थे, इसलिए इसको पश्चिमी गुट कहा जाता है, और पूर्वी यूरोप के देश समाजवादी गुट में शामिल थे, यानी कि रूसी गुट में शामिल थे, इसलिए इसको पूर्वी गुट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी परिस्थितियों में विश्व के वह देश जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, विशेष रूप से इसमें एशिया, लैटिन अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीकी देश शामिल थे। ये देश किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। पंडित नेहरू का मानना था कि सच्ची विदेश नीति को अपनाने का तात्पर्य ही स्वतंत्र होता है। यदि हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण नहीं कर पाएंगे तो हम सच्चे अर्थों में आजाद नहीं रहेंगे। अतः भारत सहित विश्व के 9 स्वतंत्र देश किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। अतः इन देशों ने मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन का सूत्रपात किया था। यह महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गुट निरपेक्ष देशों के संस्थापक देश कौन से थे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश कौन से? तो आपको ध्यान रखना है 5 देश और उनके नेताओं को आपको बहुत ठीक से याद रखना है। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों से बनने वाला है। जैसे देखिए, सबसे पहले जोसेफ ब्राज टीटो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संस्थापक देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश, सबसे पहले भारत, और भारत की तरफ से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत ढंग से यह आप लोगों को याद रखना है। बड़े अच्छे प्रश्न आप लोगों के यहां से पूछे जाएंगे। नंबर 2, मिस्र, जोसेफ बाज टीटो। मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, एक मिनट, मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष गमाल, एक सेकंड है, मिस्र के थे गमाल अब्दुल नासिर। नेहरू, नासिर और टीटो यूगोस्लाविया के जो थे जोसेफ ब्राज टीटो, नेहरू, नासिर, टीटो इंडोनेशिया के सुकार्नो, और अंतिम देश गाना के वामे एन क्रूमा। ये 5 देश जो थे, इन 5 देशों को गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश कहा जाता है। बहुत ढंग से ये 5 देश आप लोगों को याद होने चाहिए। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, 4 देश दिए जा सकते हैं, 5 देश दिए जा सकते हैं, और मिलान करने का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन से शासक किस देश से संबंधित थे। आपसे गुट निरपेक्ष आंदोलन देशों के संस्थापक का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा। ये तो आप लोगों को याद होने ही चाहिए। शॉर्ट ट्रिक के रूप में आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि नेहरू, नासिर, टीटो, 2-4 बार आप लोग बोलेंगे नेहरू, नासिर, टीटो, वाने एनक्रुमा और सुकार्नो। ये 5 संस्थापक थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के। विशेष रूप से नेहरू, नासिर और टीटो में अच्छी मित्रता थी, और इन्होंने 1956 में एक सम्मेलन भी किया, और उसके बाद में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हेतु गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम जो शिखर सम्मेलन है, ध्यान रखना, प्रथम शिखर सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम शिखर सम्मेलन आप लोगों से पूछ लिया जाए, प्रथम शिखर सम्मेलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। बेलग्रेड यूगोस्लाविया में है, यूगोस्लाविया।
यह गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। लेकिन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव कब रखी गई, तब आपको उत्तर देना है बांडुंग सम्मेलन। कब दी गई नींव? बांडुंग सम्मेलन। बांडुंग सम्मेलन। और यह बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या फैक्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ था? 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में यह आयोजित हुआ था, जबकि इसकी नींव रखी गई थी। इसके बारे में पहली बार चर्चा जो की गई थी वो बांडुंग सम्मेलन में की गई थी 1955 में। तो यह हमने एक बात की कि किस प्रकार से आंदोलन था। 5 जो संस्थापक सदस्य हैं उनके बारे में भी हम लोग बात कर देते हैं। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। एशियाई एकता के समर्थक थे। औपनिवेशीकरण, अनौपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयास किए इन्होंने। विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की वकालत इन्होंने की थी। जोसेफ ब्राज टिटो यूगोस्लाविया के शासक थे। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़े। साम्यवादी, सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी, यूगोस्लाविया में एकता इन्होंने कायम की थी। गमाल अब्दुल नासिर सन 1970 तक मिस्र के शासक रहे थे। अरब राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी थे। स्वेज नहर का इन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था गमाल अब्दुल नासिर ने 1956 में, ध्यान रखना। और उसके बाद में आक्रमण भी किया गया फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय संघर्ष भी हुआ था। सुकार्नो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति, स्वतंत्र संग्राम का नेतृत्व किया। समाजवाद, साम्राज्यवाद के विरोधी थे और बांडुंग सम्मेलन के आयोजक थे। ध्यान रखना इंडोनेशिया, क्योंकि बांडुंग इंडोनेशिया में भी है। तो इंडोनेशिया में जो बांडुंग सम्मेलन हुआ था उसके सूत्रपात इन्होंने किया था। वामे एनक्रुमा घाना के पहले प्रधानमंत्री, आजादी की लड़ाई के अगुवा थे। अफ्रीकी एकता और समाजवाद के पक्षधर थे। नव उपनिवेशवाद का विरोध किया। सैनिक षड्यंत्र में इनका क्या हुआ था? तख्तापलट हुआ। अब तक हमने 2 बातें की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ, उसका मुख्य कारण क्या था, क्योंकि कुछ नव स्वतंत्र देश एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देश किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। अतः उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। दूसरा प्रश्न, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य देश कौन कौन थे और उनके नेता कौन थे, उसके बारे में हमने बात की। और एक हमने बात की है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ और कहां हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात यदि हम करें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने द्विव ध्रुवीयता को चुनौती दी। या द्विव ध्रुवीयता को चुनौती देने का मतलब है कि विश्व में जो 2 गुट थे उनमें से किसी भी गुट में ये देश शामिल नहीं हुए। इस प्रकार इन्होंने द्विव ध्रुवीयता को क्या दी? चुनौती दी। 1956 में एक सफल बैठक की थी नेहरू, नासिर और टिटो ने, और उसके बाद में गुटनिरपेक्ष। एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन देशों ने जो है कब बैठक की थी? एक 1956 में, लेकिन ध्यान रखना नींव 1955 के बांडुंग सम्मेलन में रखी गई थी। 5 नेताओं के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और 1961 में जो बेलग्रेड में जो इसका शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 में, उस बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में 3 बातों का परिणति थी। यानी कि बेलग्रेड शिखर सम्मेलन क्यों हुआ, इसके पीछे 3 कारण थे। कितने कारण थे? 3। सबसे पहले इन 5 देशों में आपस में क्या था? सहयोग। 5 देश कौन से? अभी हमने बात की। इन 5 देशों में आपस में क्या था? सहयोग था। दूसरा, शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध का जो प्रसार हो रहा था, जिसके तहत अधिकांश देशों को ये बड़ी महाशक्तियां अपने गुट में शामिल करना चाह रही थी और ये देश किसी भी गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे। और तीसरा इसका मुख्य कारण था कि नव स्वतंत्र देशों का उदय। नव स्वतंत्र देशों का उदय। नव स्वतंत्र देशों का उदय। देखिए 1960 के दशक तक विशेष रूप से अफ्रीका में बहुत से नव स्वतंत्र देशों का उदय हुआ था। 16 अफ्रीकी देश 1960 तक यूएनओ के सदस्य बन चुके थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन रखे थे। पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता कितने देशों ने भाग लिया? आपका उत्तर होना चाहिए 25 देशों ने भाग लिया। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या कितनी है? आपका उत्तर होना चाहिए 120। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे।
गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल हुए? 25। वर्तमान में कितने? 120। जो इसका सम्मेलन हुआ था वर्ष 2019 में अजरबैजान में। कहां हुआ था? अजरबैजान में। अजरबैजान में उस समय 120 सदस्य देश और 19 इसके पर्यवेक्षक थे। तो अंकों की यदि हम लोग बातचीत करें तो 5 संस्थापक देश, प्रथम शिखर सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है आपके 120। इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है या गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ क्या है, उसके बारे में यदि हम लोग बातचीत करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, या पहला पॉइंट होगा गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ। अर्थ को ठीक से ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है कि इसका क्या अर्थ है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला अर्थ होगा किसी भी गुट में शामिल नहीं होने, किसी भी महाशक्ति या महाशक्तियों के, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, महाशक्तियों के गुट में शामिल नहीं होने का आंदोलन। महाशक्तियों के गुटों में शामिल नहीं होने का आंदोलन। नहीं होने का आंदोलन। यह बात हमने क्यों लिखी? क्योंकि इसका कारण है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, दोनों बड़ी महाशक्तियों के गुटों से क्या रहना? दूर रहना, इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरी यदि हम बातचीत करें, नंबर 2, गुट निरपेक्षता का तात्पर्य कभी भी पृथकवाद नहीं था। पृथकवाद नहीं था, या हम कह सकते हैं अलगाववाद नहीं था। पृथकवाद नहीं था, अलगाववाद की नीति नहीं। अलगाववाद की नीति नहीं। देखिए, गुट निरपेक्षता का तात्पर्य था किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। न उस स्वतंत्र देश, न अमेरिकी गुट में शामिल होना चाहते थे, न रूसी गुट में शामिल होना चाहते थे। लेकिन गुट निरपेक्षता का तात्पर्य अलगाववाद नहीं था, पृथकवाद नहीं था। 1787 में 1787 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ और उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध तक अमेरिका अंतरराष्ट्रीय राजनीति से पृथक रहा। उसे हम पृथकवाद की नीति कहते हैं। इनकी विश्व में क्या हो रहा है उससे अमेरिका को कोई मतलब नहीं था। लेकिन गुट निरपेक्षता का तात्पर्य अलगाववाद नहीं था, गुट निरपेक्षता का तात्पर्य पृथकवाद की नीति नहीं थी। तीसरा, गुट निरपेक्षता का तात्पर्य मध्यस्थता की नीति था। मध्यस्थता की नीति। मध्यस्थता की नीति। देखिए, गुट निरपेक्ष देशों का मानना था कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जो सही कहेगा उसके साथ रहेंगे और जो गलत कहेगा उसका हम क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो इस प्रकार से गुट निरपेक्षता की नीति का तात्पर्य मध्यस्थता की नीति, और विशेष रूप से कोरिया संकट में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर कोरिया संकट को समाप्त किया था। तो गुट निरपेक्षता का तात्पर्य तटस्थता की नीति नहीं है। गुट निरपेक्षता की नीति का तात्पर्य तटस्थता की नीति नहीं। चौथा पॉइंट में यहां लिख रहा हूं, तटस्थता की नीति नहीं। देखिए, तटस्थता की नीति का मतलब क्या होता है? तटस्थता की नीति का तात्पर्य है कि विश्व में चाहे कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं। तटस्थता का तात्पर्य न तो हम युद्ध में शामिल होंगे, न हम युद्ध का विरोध करेंगे, न हमें उससे कोई मतलब है। यानी कि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं तो हमें उससे कोई तात्पर्य नहीं है। तटस्थता का तात्पर्य यह होता है। लेकिन गुट निरपेक्षता की नीति तटस्थता की नीति नहीं थी, क्योंकि गुट निरपेक्ष देश अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संलग्न रहते हुए उन्होंने मध्यस्थता की नीति अपनाई। वो युद्धों में शामिल भी हुए कुछ जगह पर, और दो देशों के बीच में, दोनों गुटों के बीच में जब जब तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, उन्होंने ये कोशिश की, ये प्रयास किए कि गुट
कि शीत युद्ध के तासीर को कम किया जाए, शीत युद्ध के दायरे को रोका जाए और शीत युद्ध को तृतीय विश्व युद्ध में तब्दील नहीं होने दिया जाए। तो ध्यान रखना, गुट निरपेक्षता का तात्पर्य है महाशक्तियों के गुटों में शामिल नहीं होने का आंदोलन था ये, लेकिन इसका तात्पर्य पृथकवाद नहीं था, इसका तात्पर्य अलगाववाद की नीति नहीं था, इसका तात्पर्य तटस्थता की नीति नहीं था। गुट निरपेक्षता का तात्पर्य था कि हम गुटों की खेमेबाजी से दूर रहते हुए मध्यस्थता की नीति का पालन करेंगे। किसका पालन करेंगे? मध्यस्थता की नीति का पालन करेंगे। अर्थात जो सही कहेगा उसका हम पक्ष लेंगे और जो गलत कहेगा हम उसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए 1787 में अमेरिका आजाद होने के बाद उसने पृथकवाद की नीति अपनाई, अंतरराष्ट्रीय अलगाववाद की नीति अपनाई, लेकिन गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य अलगाववाद नहीं है। गुटनिरपेक्ष देशों ने शांति और स्थिरता बनाए रखने में, विश्व में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए मध्यस्थता की नीति अपनाई। कैसी नीति अपनाई? मध्यस्थता की नीति अपनाई। और इसका उदाहरण हम भारत से ले सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोरिया संकट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो 1950 से 1953 के बीच में था। तो इस प्रकार से गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य तटस्थता का धर्म निभाना नहीं था। तटस्थता का तात्पर्य होता है न तो युद्ध में शामिल होना, तटस्थता की नीति पालन करने वाले देश न तो युद्ध को समाप्त करने में सहयोग करते हैं न युद्ध में शामिल होते हैं, जबकि गुटनिरपेक्ष देश युद्धों में शामिल भी हुए और उन्होंने तटस्थता की नीति नहीं अपनाते हुए उन्होंने मध्यस्थता की नीति अपनाई। जैसे कि कोरिया युद्ध के दौरान भारत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यह था कुल मिलाकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कारण क्या थे, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन और गुटनिरपेक्षता का अर्थ आप लोगों से हमने साझा किया। उसके तुरंत बाद हम बात कर रहे हैं भारत और शीत युद्ध। हेडिंग भारत व शीत युद्ध। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है यहां से? भारत और शीत युद्ध, तीन बातें यहां से निकलेगी। सबसे पहले भारत की शीत युद्ध के दौरान भूमिका, शीत युद्ध के दौरान या शीत युद्ध के समय भारत की भूमिका क्या थी। दूसरा, भारत ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई उससे भारत को क्या लाभ हुआ, भारत को क्या लाभ हुआ या उसकी भारत का उसमें क्या हित रहा। और तीसरा, भारत ने गुटनिरपेक्षता की जो नीति अपनाई उसकी भारत को हानि क्या हुई, या हम कह सकते हैं कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना किस प्रकार से की जाती है, आलोचना किस प्रकार से की जाती है। ये तीन बातें आप लोगों को यहां से पूछी जा सकती है। कितनी? तीन बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है। विशेष रूप से आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है। भारत और शीत युद्ध, यानी कि शीत युद्ध के दौरान भारत की भूमिका क्या थी। आप सब जानते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। न केवल भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई बल्कि भारत स्वयं एक गुटनिरपेक्ष देश था। अतः भारत गुटों की खेमेबाजी से क्या रहा? दूर रहा। दूसरा, भारत न केवल गुटों से दूर रहा स्वयं, बल्कि उसने नव स्वतंत्र देशों को भी किसी भी गुट में शामिल होने से रोकने का प्रयास किया। तीसरा, भारत ने शीत युद्ध के दौरान मध्यस्थता की भूमिका निभाई, शीत युद्ध की तासीर को ठंडा करने की कोशिश की। भारत नहीं चाहता था कि विश्व में तृतीय विश्व युद्ध हो, इसलिए भारत ने शीत युद्ध की तासीर को ठंडा करने की कोशिश की। भारत ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। इसका उदाहरण है सबसे अच्छा कोरिया संकट। चौथी भारत की भूमिका थी कि भारत ने उन अंतरराष्ट्रीय संगठनों को, उन क्षेत्रीय संगठनों को सक्रिय रखा जो इन बड़ी महाशक्तियों के प्रभाव में नहीं थे, जो अमेरिका और सोवियत संघ रूस के प्रभाव में नहीं थे। तो भारत की भूमिका के कितने बिंदु आप लोग लिख सकते हैं? 4 बिंदु आप लोग लिख सकते हैं। चलिए चारों बिंदु हम लिख लेते हैं। नंबर 1, भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। 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 अर्थात भारत ने कैसी नीति अपनाई? गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। और भारत स्वयं गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य था। संस्थापक सदस्य था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। नंबर 2, अन्य नव स्वतंत्र देशों को, अन्य नव स्वतंत्र देशों को
नव स्वतंत्र देशों को गुटों में शामिल होने से, महाशक्तियों के गुटों में शामिल होने से रोका। गुटों में शामिल होने से रोका। शामिल होने से रोका। अर्थात भारत न तो स्वयं किसी गुट में शामिल हुआ और दूसरे देशों को भी, विशेष रूप से नव स्वतंत्र देशों को भारत ने गुटों में शामिल होने से रोका था। नंबर 3, भारत ने मध्यस्थता की नीति अपनाई। मध्यस्थता की नीति अपनाई और मध्यस्थता की नीति अपनाते हुए शीत युद्ध के कहर को कम करने की कोशिश की, शीत युद्ध के दायरों को कम करने की कोशिश की। इसका सबसे अच्छा उदाहरण 1953 का जो कोरिया संकट था, 50 से 53 का, इस कोरिया संकट में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रीय संगठन को सक्रिय रखा, को सक्रिय रखा जो किसी भी महाशक्ति में शामिल नहीं थे। यानी कि वह अंतरराष्ट्रीय संगठन, वह क्षेत्रीय संगठन जो किसी भी महाशक्ति में शामिल नहीं थे, किसी भी गुटों के प्रभाव में नहीं थे, जो अमेरिका और सोवियत संघ रूस के प्रभाव में नहीं थे, उनको सक्रिय रखा, क्योंकि भारत जानता था कि अंतरराष्ट्रीय संगठन और क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से शांति स्थापित की जा सकती है। तो इन 4 बिंदुओं के माध्यम से आप शीत युद्ध में, शीत युद्ध के दौरान भारत की भूमिका को स्पष्ट कर सकते हैं। न भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, अन्य नव स्वतंत्र देशों को भी गुटों में शामिल होने से रोका, मध्यस्थता की नीति अपनाते हुए शीत युद्ध को रक्त रंजित युद्ध में तब्दील होने से रोका और अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठन को सक्रिय रखने की कोशिश की, जो अमेरिका और सोवियत संघ रूस के प्रभाव में नहीं थे। शीत युद्ध के दौरान चूंकि भारत एक गुटनिरपेक्ष देश था, अतः भारत की भूमिका एक गुटनिरपेक्ष देश के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो पहली बात का उत्तर आप लोगों के सामने था। विशेष रूप से भारत को स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी जो राष्ट्रों का सच्चा जो राष्ट्रकुल था, जो आपस में मिलकर सहयोग कर रहे थे, उनके ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुत अधिक जो है क्या था, विश्वास था। अब हम बात करते हैं भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति भारत ने जो अपनाई, उससे भारत को लाभ क्या हुआ। भारत की गुटनिरपेक्षता की लाभ, या हम कह सकते हैं भारत का हित क्या था इसका। तो देखिए 2 बातें हम यहां पर बता सकते हैं। भारत ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, उससे भारत को पहला फायदा तो यह हुआ कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर उन्हीं मुद्दों का पक्ष लिया जिससे भारत का हित सदता था। भारत ने उन बातों का समर्थन नहीं किया, उन अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का समर्थन नहीं किया जिससे महाशक्तियों का हित सदता था। क्योंकि भारत यदि किसी भी गुट में शामिल हो जाता, अमेरिकी गुट में शामिल हो जाता, तो जैसा अमेरिका कहता वैसा भारत को करना होता। रूसी गुट में शामिल हो जाता तो जैसा रूस कहता वैसा भारत को करना होता। क्यों? क्योंकि इन बड़ी महाशक्तियों में किसी भी गुट में शामिल होने का मतलब है कि वो जैसा कहें उसमें आपको हां में हां मिलानी होती थी, जिसमें केवल उनका हित सदता था, भारत का हित नहीं सदता था। तो पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि भारत ने उन अंतरराष्ट्रीय फैसलों का समर्थन किया, फैसलों का पक्ष लिया, जिससे उसका हित सदता था। हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि भारत ने उन अंतरराष्ट्रीय मामलों का पक्ष लिया जिससे भारत को लाभ था, न कि उन मामलों का पक्ष लिया जिससे महाशक्तियों या उनके खेमे में शामिल देशों को लाभ हुआ। तो पहला पॉइंट तो हो गया ये। दूसरा लाभ क्या था? पूरे शीत युद्ध के दौरान भारत का महत्व बना रहा। क्यों बना रहा? क्योंकि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं था। यदि कोई गुट भारत को धमकाने की कोशिश करता, यदि कोई गुट भारत को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, तो भारत दूसरे गुट की तरफ अपना झुकाव कर देता था। इससे दोनों गुट डरे हुए थे, क्योंकि भारत एक बड़ा देश था, भारत एक विकासशील देश था। दोनों गुटों ने भरसक प्रयास किए कि भारत को वो अपने गुट में शामिल करे, क्योंकि उनका मानना था कि यदि भारत हमारे गुट में शामिल हो जाएगा तो हमारा जो है तराजू काफी वजनदार हो जाएगा। अतः भारत को लेकर कोई भी देश निश्चिंत नहीं था, भारत का महत्व हमेशा बना रहा। दोनों महाशक्तियों ने भारत को महत्व दिया था।
तो दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि शीत युद्ध के दौरान भारत का महत्व बना रहा, क्योंकि यदि एक महाशक्ति भारत के खिलाफ जाती तो भारत दूसरी महाशक्ति के पास चला जाता। अगर भारत को यदि ऐसा महसूस होता कि कोई एक महाशक्ति भारत को अनदेखा कर रही है या अनुचित दबाव डाल रही है, तो वो दूसरी महाशक्ति की तरफ चला जाता था। इस प्रकार से पूरे शीत युद्ध के दौरान हम कह सकते हैं भारत के दोनों हाथों में क्या था? लड्डू था। भारत ने पूरे शीत युद्ध के दौरान अपने महत्व को बनाए रखा और दोनों महाशक्तियां भारत को लेकर बड़ी चिंतित थी। दोनों महाशक्तियां चाहती थी कि भारत कम से कम हमारे गुट में शामिल नहीं हो तो कम से कम दूसरे गुट में भी शामिल नहीं हो। तो ये दो भारत की गुट निरपेक्षता की नीति के हम क्या कह सकते हैं? लाभ। अब कुछ लोगों ने भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की क्या की है? आलोचना भी की है। प्रश्न केवल आपसे यह पूछा जा सकता है कि भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना कीजिए। आप भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना किस प्रकार से कर सकते हैं? तो शीत युद्ध के दौरान भारत के द्वारा जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी, दो आधारों पर भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना की जाती है। नंबर एक, कुछ आलोचकों का मानना है कि भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति थी वो सिद्धांत विहीन नीति थी। कैसी नीति थी? सिद्धांत विहीन नीति थी। अर्थात भारत उन अंतरराष्ट्रीय मामलों के बारे में अपने विचार रखने में उसने पक्षवाद किया। इसका एक उदाहरण भी दिया जाता है कि 1956 में फ्रांस और ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण किया जब नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था 1956 में। उस समय भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस की आलोचना की थी। लेकिन 1956 में जब सोवियत संघ रूस ने हंगरी पर आक्रमण किया, उस समय भारत ने सोवियत संघ रूस की आलोचना नहीं की। इस कारण से कुछ लोगों का कहना है कि भारत की गुट निरपेक्षता की जो नीति थी वो कैसी नीति थी? सिद्धांत विहीन नीति। पहला पॉइंट, पहली आलोचना, आलोचकों का कहना है कि भारत की जो गुट निरपेक्षता की जो नीति थी वो सिद्धांत विहीन नीति थी। सिद्धांत विहीन नीति। और सिद्धांत विहीन नीति के तहत आलोचकों ने इस बात को ध्यान में दिलाया कि अंतरराष्ट्रीय मामलों पर भारत कोई सुनिश्चित पक्ष नहीं ले सका। और इसका एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है, 1956 में ब्रिटेन और फ्रांस ने किस पे आक्रमण किया? मिस्र पर, स्वेज नहर को लेकर। स्वेज नहर पर पश्चिमी देशों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तब भारत ने ब्रिटेन और फ्रांस की क्या की? आलोचना की। लेकिन 1956 में भी सोवियत संघ ने जब हंगरी में हस्तक्षेप किया, जब हंगरी पर आक्रमण किया, तब भारत ने इसकी आलोचना नहीं की। इसके कारण आलोचकों का कहना है कि भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति थी वो कैसी थी? सिद्धांत विहीन नीति थी। ये उदाहरण आप लोगों को जरूर लिखना है। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की दूसरी आलोचना की जाती है कि भारत की गुट निरपेक्षता की नीति स्थिर नहीं थी। और इसका एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि 1971 में जब बांग्लादेश संकट आया था, उस समय भारत ने सोवियत संघ के साथ में 20 वर्षीय शांति और मित्रता की संधि की। ये जो 20 वर्ष की जो संधि की थी, उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस आधार पर भी भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना की जाती है। तो दूसरा पॉइंट होगा कि भारत की गुट निरपेक्षता की जो नीति थी वो स्थिर नहीं थी। कैसी नहीं थी? स्थिर नहीं थी। यानी कि हम इसको एक पॉइंट बनाकर लिखें तो हम कह सकते हैं कि भारत की गुट निरपेक्षता की नीति अस्थिर थी। इस बात को लेकर आलोचक आलोचना करते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है, 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच में जो मित्रता की संधि हुई थी, इंदिरा गांधी इस समय देश की प्रधानमंत्री थी। आप लोगों को ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। यह जो मित्रता की संधि थी, आलोचकों का कहना है कि भारत अप्रत्यक्ष सोवियत संघ के गुट में शामिल हो गया। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत का झुकाव हमेशा सोवियत संघ की तरफ रहा था। एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि 1971 में चीन, अमेरिका और पाकिस्तान का गठबंधन देखकर
बांग्लादेश संकट के समय जब हमने 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ में युद्ध किया, उस समय हमें हथियारों की आवश्यकता थी, हमें राजनीतिक और प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता थी, और ऐसी परिस्थितियों में सोवियत संघ ने हमारे साथ में संधि की और हमारा जो है सहयोग किया। इसके कारण 1971 में यह संधि हम लोगों ने की थी। तो बड़ा अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए बनेगा कि शीत युद्ध के दौरान भारत की भूमिका को स्पष्ट करते हुए भारत के द्वारा अपनाई गई गुटनिरपेक्षता की नीति के लाभ और नुकसान, या उसके लाभ और उसकी आलोचनाओं को स्पष्ट कीजिए। तो 4 बिंदु भूमिका के, 2 पॉइंट लाभ के और 2 पॉइंट आलोचना के। तो इस प्रकार से अब यदि हम बातचीत करते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि गुटनिरपेक्षता जो आंदोलन है वो अप्रासंगिक हो गया है, तब हम कहेंगे कि गुटनिरपेक्षता की नीति आज भी प्रासंगिक है। गुटनिरपेक्षता की नीति आज भी प्रासंगिक है, आज भी उपयोगी है। इस बात को स्पष्ट कीजिए, ऐसा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। आप जानते हैं कि 1991 25 दिसंबर 1991 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ रूस का बिखराव हो जाता है और विश्व में जो द्विध्रुवीयता थी वो समाप्त हो जाती है। अगले अध्याय में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। अर्थात 1991 के बाद में शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। आलोचकों का कहना है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आविर्भाव, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कारण शीत युद्ध था, और जब शीत युद्ध ही समाप्त हो चुका है तो अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो चुका है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है, आज भी उपयोगी है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 120 विश्व के विकासशील और अल्प विकसित देश शामिल है, और इन सब देशों के हित एक जैसे हैं। अतः ये एकजुटता से अपनी साझी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक मंच पर एकत्रित हो सकते हैं। दूसरा, वर्तमान में विश्व में कई पर्यावरणीय समस्याएं हैं, अनेक अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं। उन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के लिए साझे सहयोग की आवश्यकता होती है। अतः गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से विश्व के 120 देश एक छतरी के नीचे आकर, एक मंच पर आकर विश्व में साझे सहयोग के माध्यम से ऐसी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तीसरा, वर्तमान समय में विकसित देशों की गलत नीतियों के कारण अल्प विकसित देश और विकासशील देशों को नुकसान हो रहा है। अतः उन विकसित देशों से मुकाबला करने के लिए ये अल्प विकसित और विकासशील देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से विकसित देशों पर दबाव डाल सकते हैं और उनकी गलत नीतियों का विरोध किया जा सकता है। इसके अलावा गुटनिरपेक्ष देश जो है, अल्प विकसित और विकासशील जो देश है, जो नवस्वतंत्र देश है, इनकी परिस्थितियां एक जैसी है, इनकी संस्कृति, इनकी सभ्यता, इनकी आर्थिक परिस्थितियां विशेष रूप से एक जैसी है। अतः ये मिलकर साझे प्रयास करके आर्थिक विकास कर सकते हैं, टिकाऊ विकास कर सकते हैं और काफी इनको लाभ प्राप्त हो सकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्व शांति के समर्थक है, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान भी इन्होंने शांति का समर्थन किया, विश्व में स्थिरता का समर्थन किया। अतः आज भी विश्व में शांति की आवश्यकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से विश्व में साझे विश्वास कायम किए जा सकते हैं, सहयोग कायम किया जा सकता है और विश्व की बहुत सी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। गुटनिरपेक्ष देशों के माध्यम से, क्योंकि ये जितने भी गुटनिरपेक्ष देश है ये लोकतंत्रात्मक देश है, अतः विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने में भी ये गुटसहायक हो सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भले शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी प्रासंगिक है, आज भी ये क्या है, उपयोगी। ऐसे 2-3 बिंदु मैं लिख देता हूं। तो पहला, विश्व की साझी समस्याओं का विश्व की विश्व की साझी समस्याओं के समाधान हेतु नंबर 2, आपसी सहयोग व मित्रता हेतु। नंबर 3, ऐतिहासिक जुड़ाव। इन सभी देशों में ऐतिहासिक जुड़ाव है, ऐतिहासिक जुड़ाव, पारस्परिक जुड़ाव के लिए विकसित देशों की गलत नीतियों का विरोध करने हेतु। तो देखिए, इसके अलावा लोकतंत्र की स्थापना हेतु,
लोकतंत्र समर्थक है ये सारे देश, और क्योंकि ये सारे देश छोटे देश है, गरीब देश है, तो ये बड़ी महाशक्तियों के पीछे लग्गू नहीं बने। बड़ी महाशक्तियों का मुकाबला करने हेतु, हम कह सकते हैं बड़ी महाशक्तियों का मुकाबला करने हेतु, और ये बड़ी महाशक्तियां इनको पुनः उपनिवेश नहीं बनाए, अतः अपनी ये मिलकर स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण कर सकते हैं, स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने हेतु। और अंत में ये कह सकते हैं कि विश्व में जितनी भी असमानताएं हैं, असमानता का मतलब है अमीर और गरीब देशों के बीच में जो दूरी है, जो खाई है, उसको कम करने के लिए, असमानताओं को समाप्त करने हेतु, असमानताओं को समाप्त करने हेतु। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्रात्मक स्थापित करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं को लोकतंत्रात्मक का तात्पर्य है कि विकसित जो देश है, उन विकसित देशों की जो नीतियां हैं वो विकसित देशों के हितों में हैं, अतः ऐसी नीतियों का निर्माण करवाना, क्योंकि एकजुट रहेंगे तो विकसित देशों पर दबाव डालकर बेहतर नीतियां बनाने के लिए, जिसमें सभी का हित सत्ता हो, ऐसी नीतियां बनाने के लिए उनको प्रेशर कर सकते हैं। तो ये बातें थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में। अब एक जो नया टॉपिक हम लोगों को बात करनी है, वो टॉपिक है आप लोगों के नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। यहां से भी कोई छोटा सा प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। आप लोगों को जो पीडीएफ नहीं दिख रही है तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम आपके ग्रुप में, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक हमने जो कमेंट्स बॉक्स में दे रखा है। हम प्रतिदिन वहां पर टेस्ट भी लेते हैं और उन टेस्टों के उत्तर कैसे लिखने चाहिए वो तरीका भी आप लोगों को बताते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़े। ये पीडीएफ आप लोगों तक भेजी जाएगी। और कक्षा 12 की किताब यदि आप लोगों के पास में है तो अध्याय 1 में ये सारी चीजें आप लोगों को लिखी हुई मिलेगी। उस किताब को खोलकर भी आप इन सारी चीजों को समझ सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। देखिए, जो गुटनिरपेक्ष देश थे वो नव स्वतंत्र देश थे। नव स्वतंत्र देश थे, इसका मतलब है कि लंबे समय तक इन देशों का विदेशी आक्रांताओं ने इनके ऊपर शासन किया और इनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण किया। जब ये देश आजाद हुए तब इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी आर्थिक विकास करने की, क्योंकि इन देशों में गरीबी थी, इन देशों में असमानता थी, बेरोजगारी थी, और ये देश बड़ी महाशक्तियों के ऊपर निर्भर थे। अतः ये देश बड़ी महाशक्तियों से अपनी निर्भरता को समाप्त करना चाहते थे। ये स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण करना चाहते थे। ये लोग अपना आर्थिक विकास करना चाहते थे, टिकाऊ विकास करना चाहते थे, गरीबी को दूर करना चाहते थे, आर्थिक असमानता को दूर करना चाहते थे। अतः इन देशों ने इस बात को महसूस किया कि हमारी गरीबी का मुख्य जो कारण है, वो मुख्य कारण है विश्व की जो अंतरराष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है, अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक व्यवस्था है। और इस अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण कौन कर रहे हैं? विश्व के विकसित देश कर रहे हैं। वो संस्थाएं कर रही है जिन संस्थाओं में विकसित देशों का बहुत अधिक दबदबा है। अतः इन देशों ने पुरजोर तरीके से एकजुटता के साथ में 1970 के दशक में इन्होंने मांग उठाई कि विश्व की जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है उसमें सुधार होना चाहिए, और उसी का नाम इन्होंने दिया नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। क्या नाम दिया? नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। और इनको सफलता भी मिली जब 1972 में, 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार व विकास से संबंधित सम्मेलन,
यानी कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार व विकास से संबंधित सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अक्टांट, ये जो हुआ था 1972 में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार व विकास से संबंधित सम्मेलन, इसको अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अक्टांट के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन के अंदर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और उस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो शीर्षक था टूवर्ड्स, ये याद रखना आप लोगों को, टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। बहुत बढ़िया प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन, पहली बात तो इस सम्मेलन कब हुआ आप लोगों को याद रखना है, 1972 में। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस सम्मेलन में जो शीर्षक था, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसका शीर्षक क्या था, टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इस प्रस्ताव में जो है कहा गया था कि 4 सुधारों की आवश्यकता है और यदि ये 4 सुधार होते हैं तो इन देशों को क्या फायदा होगा, यह प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार व विकास से संबंधित सम्मेलन में एक शीर्षक के नाम से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट में 4 सुधारों की बात कही गई थी और इन देशों ने कहा कि यदि ये 4 सुधार हो जाते हैं तो हमें क्या फायदा होता है। 4 बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नंबर 1, इन देशों ने कहा कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, इन प्राकृतिक संसाधनों पर हमारा अधिकार होगा, जिन पर वर्तमान में विकसित देशों का अधिकार है। दूसरा, इन्होंने कहा यदि ये सुधार हो जाते हैं तो हमारी पहुंच विकसित देशों के बाजारों तक होगी, जिससे हम हमारे देश में बनी हुई वस्तुएं विकसित देशों में बेच पाएंगे, जिससे हम लोगों को विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और हमें आर्थिक विकास होगा। तीसरा, इन्होंने कहा कि ये जो विकसित देश है, इन विकसित देशों की टेक्नोलॉजी जो है वो हमें सस्ते दामों में प्राप्त होगी, अर्थात कम लागत में हम लोगों को प्राप्त होगी। चौथा, इन्होंने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसमें हमारी भूमिका बढ़ेगी ताकि हम अपना पक्ष या अपनी बात भी वहां पर रख पाएंगे। 4 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, मैं लिख देता हूं। नंबर 1, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा, प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा। अर्थात इन्होंने कहा हमारे देश के जो प्राकृतिक संसाधन है इनका उपयोग विकसित देश कर रहे थे, यदि ये नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सुधारों की नीति लागू हो जाती है तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है, इन प्राकृतिक संसाधनों पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा, जिसका दोहन पश्चिमी विकसित देश कर रहे थे उनके ऊपर हमारा नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि अल्प विकसित देशों की पहुंच, अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। इन्होंने कहा इससे हम हमारे देशों में बनी हुई वस्तुओं को इन देशों में बेच सकेंगे, ताकि यह व्यापार हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा और इससे हमारा विकास होगा। नंबर तीन, इन्होंने कहा कि विकसित देशों से या पश्चिमी देशों से जो प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी, पश्चिमी देशों से जो हम प्रौद्योगिकी मंगवा रहे हैं उसकी लागत क्या होगी, कम होगी। पश्चिमी देशों से मंगाई गई प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी, प्रौद्योगिकी की लागत कम
कम होगी। और चौथा, इन लोगों ने कहा कि अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में, अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय जो आर्थिक संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का नियमन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नियमों को तैयार करते हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन में अल्प विकसित देशों की भूमिका बढ़ेगी। तो इस प्रकार से इन्होंने 4 प्रकार के सुधारों की मांग की और इन्होंने कहा कि ये 4 प्रकार के सुधार होंगे तो हम लोगों को यह फायदा होगा कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, जिनका दोहन विकसित देश कर रहे हैं, जिनका दोहन पश्चिमी देश कर रहे हैं, उस पर हमारा अधिकार होगा। इन्होंने कहा कि हमारे अल्प विकसित देशों के जो उत्पादन हैं, हमारी पहुंच उनके बाजार तक होगी, तब हम हमारे देश में बनी वस्तुओं का वहां निर्यात करेंगे, तब हम लोगों को विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। ये व्यापार हमारे लिए फायदेमंद होगा। तीसरा, इन लोगों ने कहा कि जो पश्चिमी देशों से जो हम प्रौद्योगिकी मंगा रहे हैं वो सस्ती हो जाएगी। और इन्होंने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो संगठन है उसमें हमारी भूमिका बढ़ेगी। तो बड़ा महत्वपूर्ण बात हो सकती है। इन चारों बातों को बहुत ढंग से आप लोगों को याद रखनी है कि किस प्रकार के सुधार की बात की गई थी और ये सुधार होने पर क्या फायदा होगा। इसे ही हम नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि विकसित देश लगातार इन बातों का विरोध कर रहे थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किसी भी गुट में शामिल नहीं होने के उद्देश्य से हुई थी, लेकिन 1970 तक आते आते इसके उद्देश्य बिखर जाते हैं। यह एक तरह से आर्थिक सुधारों की मांग करने वाला संगठन बन जाता है। इन देशों को तो अपनी एकता बनाए रखने के लिए पुरजोर करना पड़ रहा था, पुरजोर तरीके से प्रयास करने पड़ रहे थे कि किस प्रकार से गुटनिरपेक्ष देश अपनी एकता बना सकते हैं, जबकि विकसित देश लगातार नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। यही कारण था कि जो है ये नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो मुद्दे थे ये ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए। 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे। इसके परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को चलाए रखने के प्रयास धीरे पड़ गए, क्योंकि विकसित देश लगातार इन चीजों की क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, जबकि अल्प विकसित देशों को, नव स्वतंत्र देशों को, गुटनिरपेक्ष देशों को अपनी एकता को बनाए रखने के लिए कोशिश करनी पड़ रही थी। अंत में आ जाइए हम लोग बात कर लेते हैं उन संधियों की जो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है यहां से प्रश्न आप लोगों से बहुत महत्वपूर्ण पूछे जा सकते हैं। पीडीएफ में आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं एक एक पॉइंट को लिख लूंगा। कई प्रकार की अस्त्र और शस्त्र नियंत्रण की संधियां हुई थी। आप लोग जानते हैं कि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही बड़ी महाशक्तियों ने अधिक से अधिक हथियारों का निर्माण किया, परमाणु हथियारों का निर्माण किया। उससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान यह हुआ कि जब अधिक से अधिक हथियार उनके पास में एकत्रित हो गए तो कभी भी युद्ध होने की संभावना बन सकती थी, और दोनों ही महाशक्तियां युद्ध नहीं करना चाहते थे। अतः शीत युद्ध के दौरान अनेक अस्त्र और शस्त्र नियंत्रण की संधियां हुई। वो कौन कौन सी संधियां थी उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपको ध्यान क्या रखना है, संधि का नाम क्या है, किन देशों के बीच में हुई, कब हुई और कब यह प्रभावी हुई और किससे संबंधित थी, ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहली जो संधि है आपके यहां पर, पहली जो संधि है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहली जो संधि है वो है आपके सीमित परमाणु परीक्षण संधि। सीमित परमाणु परीक्षण संधि, सीमित परमाणु परीक्षण संधि, इसको LTBT के नाम से भी जाना जाता है। और यह संधि का मुख्य उद्देश्य था कि वायुमंडल, अंतरिक्ष व पानी में परमाणु परीक्षण पर क्या लगाना? प्रतिबंध। परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाना, परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना कि 5 अगस्त ये जो संधि थी, ये संधि हुई थी ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, सोवियत संघ के बीच में हुई थी। और कब हुई थी? 5 अगस्त 1963, 5 अगस्त 1963। लेकिन ये प्रभावी कब हुई, लागू कब हुई, ये आपको ध्यान रखना है, 5 अक्टूबर 1963। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है।
5 अक्टूबर 1963 को यह प्रभावी होती है। यह सीमित परमाणु संधि के नाम से जानी जाती है, एलटीबीटी के नाम से, कि वायुमंडल, अंतरिक्ष और पानी में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए संधि की गई थी। 3 देश इसमें शामिल थे, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत संघ रूस, और मास्को में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। कहां पर? मास्को में। तो एक बात तो हुई ये। दूसरी संधि है परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि, यानी कि एनपीटी। ये जो परमाणु अप्रसार संधि थी, इस संधि के माध्यम से जो बड़ी महाशक्तियां थी वो परमाणु हथियारों पर अपना एकाधिकार रखना चाह रही थी। इसी उद्देश्य से इन बड़ी महाशक्तियों ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, बहुत ढंग से आप लोगों को याद करके जाना है। परमाणु अप्रसार संधि का मुख्य उद्देश्य था परमाणु परीक्षण पर रोक लगाना, परमाणु हथियारों के प्राप्त करने पर रोक लगाना, और विशेष रूप से बड़ी महाशक्तियां इन परमाणु हथियारों पर अपना एकाधिकार करना चाहते थे। इस उद्देश्य से संधि की गई थी। इस संधि में यह प्रावधान किया गया था कि 1 जनवरी 1967 तक जिन देशों ने परमाणु हथियारों का निर्माण कर दिया है, या जिन्होंने परमाणु हथियार प्राप्त कर लिए हैं, या जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर दिया है, उन देशों के पास में परमाणु हथियार रहेंगे। 1 जनवरी 1967 के बाद कोई भी देश परमाणु हथियारों का निर्माण नहीं कर पाएगा। 5 मार्च जुलाई 1968 में यह संधि पर हस्ताक्षर होते हैं। 5 देश इसमें शामिल थे, परमाणु शक्ति संपन्न देश, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस और सोवियत संघ, जो कि वर्तमान में रूस उसका उत्तराधिकारी है। इन 5 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए जुलाई 1968 में। 5 मार्च 1970 को यह संधि लागू होती है, और 1995 को इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है। भारत सहित अल्प विकसित देशों ने या फिर नव स्वतंत्र देशों ने इस संधि का जबरदस्त विरोध किया, और हमने इसके ऊपर हस्ताक्षर भी नहीं किए। 4-5 बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। इस संधि का मुख्य उद्देश्य था कि 1 जनवरी 1967 तक जिन्होंने परमाणु हथियार प्राप्त कर लिए हैं, या जो परमाणु संपन्न देश है, उनके पास परमाणु हथियार रहेंगे। इसके अलावा इसके बाद कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, यानी परमाणु हथियार प्राप्त नहीं करेगा। जुलाई 1968 में इस संधि पर क्या होते हैं? हस्ताक्षर। इस संधि के तहत 5 परमाणु शक्ति संपन्न उस समय विश्व में थे जिनके पास परमाणु हथियार थे। अमेरिका, यही जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और सोवियत संघ जिसका उत्तराधिकारी वर्तमान में रूस है। कौन? रूस। यह संधि 5 मार्च, बहुत ढंग से ध्यान रखना, 5 मार्च 1970 से यह प्रभावी होती है, यानी कि लागू होती है। अब प्रश्न आपको क्या पूछा जाता है, उसके आधार पर इसका उत्तर आप लोगों को देना है। इस संधि में प्रावधान क्या था कि 1 जनवरी 1967 तक जिन देशों ने परमाणु हथियार प्राप्त कर लिए हैं, जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर दिए, उन्हीं के पास परमाणु हथियार रहेंगे। इसके बाद कोई भी देश परमाणु हथियारों को प्राप्त नहीं करेगा। इस संधि का मुख्य उद्देश्य था परमाणु हथियारों के प्रसार पर रोक लगाना, परमाणु हथियारों को प्राप्त करने पर रोक लगाना। जुलाई 1968 में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए। 5 मार्च 1970 को प्रभावी हुई, और ध्यान रखना 1995 में इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है। अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ा दिया जाता है। तो विशेष रूप से ये 5 देश इसमें जो है शामिल थे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न जो देश थे उनको एटमी हथियार रखने की क्या देती है? अनुमति देती है। वाशिंगटन, लंदन और मास्को में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। कहां? वाशिंगटन, मास्को और एक जगह और है लंदन में, या फिर इस संधि पर क्या हुए थे? हस्ताक्षर हुए थे। तो ये थी आपकी संधि दूसरी। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। नंबर 3, यहां हम बात करने वाले हैं साल्ट फर्स्ट
और साल्ट सेकंड के बारे में, साल्ट सेकंड के बारे में, दोनों के बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट, पूरा नाम सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट, और यह वार्ता प्रारंभ हुई थी 1969 नवंबर में। इसको सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता सेकंड, और यह जो वार्ता प्रारंभ हुई थी, यह वार्ता आपके प्रारंभ हुई थी नवंबर 1972, 1972 नवंबर। दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं, फैक्ट बड़े महत्वपूर्ण है, तथ्य आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। यह जो संधि हुई थी लियोनिड ब्रेजनेव और रिचर्ड निक्सन, लियोनेव ब्रेजनेव, इसी प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। और आप जानते हैं ये सोवियत संघ यूएसएसआर के राष्ट्रपति थे, और किसके बीच में, रिचर्ड निक्सन, ये दोनों उस समय सोवियत संघ रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति थे, सोवियत संघ रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इनके बीच में यह संधि हुई थी और मास्को में इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे। कहां हुए थे, मास्को में। हस्ताक्षर कब हुए, 26 मई 1972 में मास्को में इस संधि पर क्या हुए थे, हस्ताक्षर। और 3 अक्टूबर 1972, ध्यान रखना 3 अक्टूबर 1972 को यह संधि क्या हुई, प्रभावी हुई, लागू हुई। तो हस्ताक्षर हुए थे 26 मई 1972 और प्रभावी हुई थी कब, 3 अक्टूबर 1972। और इसमें इस बात पर समझौता हुआ था कि परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि और सामरिक रूप से जो घातक हथियारों के परिसीमन के बारे में, जो सामरिक रूप से घातक हथियार है, जो बहुत अधिक विध्वंसक है, उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। दूसरी, नवंबर 1972 में ये प्रारंभ हुई, और इसके वार्ता का ये जो पहला चरण नवंबर 1972 में सेकंड चरण प्रारंभ हुआ था। और इस समय राष्ट्रपति की बात करें तो सोवियत संघ के तो वही लियोनिड ब्रेजनेव, यानी कि यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस के तो यही थे। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय, ध्यान रखना कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय थे जिमी कार्टर यूएसए के राष्ट्रपति थे। और 18 जून 1979 को यह लागू होती है, 18 जून 1979 को यह क्या होती है, लागू होती है। तो बड़े यहां एक तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि साल्ट जो फर्स्ट है ये तो लियोनिड ब्रेजनेव और रिचर्ड निक्सन के बीच में, साल्ट जो सेकंड है वो लियोनिड ब्रेजनेव और जिमी कार्टर के रूप में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति बदले हैं, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये भी सामरिक रूप से जो घातक हथियार थे उनसे संबंधित संधि थी। अब हम बात कर देते हैं स्टार्ट फर्स्ट और स्टार्ट सेकंड। स्टार्ट फर्स्ट और स्टार्ट सेकंड, और स्टार्ट फर्स्ट। सबसे पहले इस संधि किस किस के बीच में हुई थी, तो अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय थे जॉर्ज बुश, ध्यान रखना जॉर्ज बुश सीनियर थे, और ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। और साल्ट सेकंड में भी जॉर्ज बुश ही थे, ध्यान रखना जॉर्ज बुश। देखिए जो साल्ट फर्स्ट और सेकंड थी उसमें सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति लियोनिड ब्रेजनेव थे दोनों में, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति अलग अलग थे। जबकि स्टार्ट फर्स्ट सेकंड में अमेरिका के राष्ट्रपति सेम ही थे और सोवियत संघ रूस के राष्ट्रपति बदले थे, जॉर्ज बुश, ये भी सीनियर थे, ठीक है। जबकि रूस के राष्ट्रपति की हम लोग बात करें तो रूसी राष्ट्रपति यहां पर थे बोरिस येल्त्सिन, एक मिनट, इसमें थे आपके मिखाइल गोर्बाचेव होने चाहिए, अंतिम राष्ट्रपति सोवियत संघ रूस के मिखाइल गोर्बाचेव, ये थे यूएसएसआर,
यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस के अंतिम राष्ट्रपति, जबकि इस समय रूस बन चुका था सोवियत संघ रूस का उत्तराधिकारी। तो यहां पर थे बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन, इन्हीं के नेतृत्व में सोवियत संघ, या हम रूस लिख सकते हैं, सोवियत संघ रूस के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था वो बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में हुआ था, और ये रूस के पहले राष्ट्रपति बने थे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये 31 जुलाई 1971, ये कब हुई थी? 31 जुलाई 1991 में। और आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को सोवियत संघ रूस का क्या हुआ था? विघटन हुआ था। सामरिक रूप से घातक हथियारों की संख्या में कमी लाने से संबंधित ये संधि थी दोनों, और ये 3 जनवरी 1993। और आप जानते हैं कि 1991 25 दिसंबर के बाद सोवियत संघ रूस का विघटन हो जाता है और रूस को उसका उत्तराधिकारी बनाया जाता है। और रूस के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बोरिस येल्त्सिन। और सोवियत संघ रूस के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। दोनों समय अमेरिका के राष्ट्रपति सेम थे। इस बात का ध्यान रखना है। ये 31 जुलाई 1991 और ये 3 जनवरी 1993 को यह संधि हुई थी। तो इस प्रकार से आज के हमने इस पूरे अध्याय के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। विशेष रूप से आज हम लोगों ने बात की गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ, कितने सदस्य देश थे प्रथम शिखर सम्मेलन में, वर्तमान में कितने सदस्य देश है। हमने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात की, संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और व्यापार से संबंधित सम्मेलन की बात की, उसके शीर्षक की हमने बात की, और 4 जो सुधार थे उसके बारे में हमने बात की। भारत और शीत युद्ध में हमने विशेष रूप से बातचीत की कि शीत युद्ध के दौरान भारत की भूमिका को स्पष्ट करते हुए भारत के द्वारा अपने गुटनिरपेक्षता की नीति के लाभ क्या है, उसकी आलोचना किस प्रकार से कर सकते हैं। अंत में हमने महत्वपूर्ण संधियों के बारे में बात की। थोड़ी टिपिकल बातें हैं, कठिन बातें हैं, लेकिन आप लोग धीरे धीरे इस वीडियो को देखें। एक बार देखें, 2 बार देखें। कक्षा 12 और एनसीईआरटी का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों तक इसे अवश्य पहुंचाएं। यदि थोड़ी सी ब्राइटनेस अधिक है या पीडीएफ आपको ठीक से नहीं दिख रही है तो अगले वीडियो में इसमें सुधार करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।